हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स के लिए भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं कोटा की जिस शख्सियत के सामने हूँ वो कोटा में बच्चों में तो फेमस है ही सही, साथ में पेरेंट्स में भी बहुत फेमस है। और इन्होंने कोटा के जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट हैं उनमें अपनी सेवाएं दी हुई हैं। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि कोटा का जो प्री फाउंडेशन डिवीजन है, कोटा में अभी इस समय जो प्री फाउंडेशन डिवीजन जिसको जूनियर डिवीजन भी बोलते हैं, वो आज जिस मुकाम पे है अ, उसको इस मुकाम पे पहुंचाने में सर का बहुत बड़ा हाथ है। आइए बात करते हैं नीलेश गुप्ता सर से, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। तो आइए बात करते हैं। हेलो सर। हेलो विनोद सर, कैसे हैं सर? थैंक यू आपने चैनल पे बुलाया मेरे को। इसी बहाने मुझे लगता है कि अपन पेरेंटिंग कम्युनिटी को और बच्चों की कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इनपुट से। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, आपने हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, है ना। और अभी जैसा कि एग्ज़ाम सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सर का थोड़ा समय लेके बच्चों और पेरेंट्स को कुछ इनपुट्स दिए जाएं ताकि एग्ज़ाम में उनका बेनिफिट हो सके। तो मैं सर इसी बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, कुछ बातें करना चाह रहा था। जैसा कि अभी एग्ज़ाम सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ क्वेरीज थी मेरे पास बच्चों की, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है। जैसे कई बार क्वेरीज आती हैं मेरे पास, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, कि एक प्रॉपर शेड्यूल, कई बच्चे क्या होता है मॉर्निंग टाइम में पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, और कई बच्चे रात के टाइम पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एक प्रॉपर एक आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो उस बारे में सर आप कुछ बताएं सर। देखिए, बच्चों का शेड्यूल मुझे लगता है कि बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। छोटी क्लास के बच्चों के लिए जो शेड्यूल होना चाहिए वो एक रेजिमेंटेड शेड्यूल होना चाहिए। अच्छा सर। मतलब वो एक जितना ज़्यादा वो एक शेड्यूल फिक्स टाइमिंग पे होगा उतना अच्छा होगा। एक बड़ा बच्चा है उसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है। एक बहुत ही बड़ा बच्चा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है या पैन पीओ की तैयारी कर रहा है या कोई कैट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल शेड्यूल चलेगा। तो अगर बच्चा छोटी क्लास में है, 6, 7, 8, 9, 10th में है या इन क्लासेस में है, तो जितना हो सके एक रेजिमेंटेड शेड्यूल हो उसका। मतलब उसको ना, वो उसके लिए लेट नाइट्स शुड नॉट बी ए गुड ऑप्शन। ऐसा नहीं कि बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा वो भी रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है, वो ठीक नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। बच्चा 11-12 का है, उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चा अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए कम्प्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब बच्चा छोटा है, 10-12 तक है, क्योंकि इस समय पेंडेमिक की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन चल रही है, तो डिस्ट्रैक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सर। तो अगर बच्चा ऐसे समय में पढ़ रहा है जब आप सो रहे हैं, तो आपकी मॉनिटरिंग की स्कोप कम हो जाता है। जी। ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा आपके जागने के टाइम में पढ़े और आपके सोने के टाइम में बच्चा भी सोए, ताकि आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि बच्चा ऑनलाइन कर क्या रहा था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको चेक करने की ज़रूरत है। सर जैसे कि अभी आपने बात की कि ऑनलाइन स्टडी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है ड्यू टू पेंडेमिक। तो कई बार मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के कि मतलब बच्चा जैसे ऑनलाइन स्टडी तो कर रहा है, जब हम सामने होते हैं तब तो वो पढ़ रहा है पर्टिकुलरली जिस भी इंस्टीट्यूट में है या जो भी ऑनलाइन इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है प्लेटफॉर्म, उस पर स्टडी कर रहा है। पर जब हम लोग बाहर चले जाते हैं, मतलब उनकी रीच से दूर हो जाते हैं, तो वो जो है किसी और चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो सर उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज की तारीख में शायद हर पेरेंट फेस कर रहा है। जी। और ये बात सही है कि आपने तो बोला कि बच्चे से आप दूर हो जाते हो तो बच्चा क्या करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा आपके सामने बैठ के भी लैपटॉप यूज़ कर रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो शायद 90% पेरेंट को तब भी नहीं पता होता है कि बच्चा वास्तव में कर क्या रहा है लैपटॉप पर। जी बिल्कुल सर। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं और बच्चा टेक्नोलॉजी को कितना समझता है, उसमें पूरा एक जनरेशन का डिफरेंस है। बच्चा एक साथ मल्टीपल ब्राउजर्स पे काम कर रहा होता है, मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर रहा होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा होता है। तो एक विंडो में हो सकता है कि उसने जूम की क्लास अटेंड कर रहा हो, दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरी विंडो में, छोटी सी विंडो में ना इंस्टाग्राम चला रखा हो, सही बात है। यूट्यूब चला रखा हो, फेसबुक चला रखा हो, या कोई गेम खेल रहा हो या कुछ चैटिंग कर रहा हो। तो आपको ये साइन पकड़ने आने चाहिए।
देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने जो एक मेरा फेसबुक पेज चलता है उस पर मैंने कुछ अलर्ट्स डाले हैं पेरेंट्स के लिए, और वो अलर्ट्स के साइंस होते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा टाइपिंग कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट का साइन है कि यानी इसमें वो किसी से चैटिंग कर रहा है, या आप जैसे कमरे में एंटर होते हो बच्चा तुरंत विंडो चेंज कर रहा है तो भी अलर्ट का साइन है। एक बच्चा है जो यूट्यूब पे 2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन उसने मैथ्स की कॉपी खोल ही नहीं रखी, तो आप समझ जाइए बच्चा कर क्या रहा था। मैथ्स और फिजिक्स जैसा जो मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं जिनमें आपको लगातार नोट्स मेकिंग की ज़रूरत होती है, सवाल करने की ज़रूरत होती है, वो बच्चा ऑनलाइन कर रहा है बिना कॉपी पेन चलाए हुए, तो इसका मतलब कि वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर पेरेंट को अलर्ट होना जरूरी है। और अलर्ट होने के लिए मैंने जो पहली चीज़ बोली थी कि उसका शेड्यूल, देखिए अभी ऑनलाइन में पढ़ाई जो भी होती है 3 घंटे या 4 घंटे से रह की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बाकी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है। ऑफलाइन पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन बच्चा क्या है सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक शेड्यूल करना पड़ेगा कि आप या तो आप मॉर्निंग स्लॉट में उसको डिजिटल डिवाइस दीजिए या फिर इवनिंग स्लॉट में उसको डिजिटल डिवाइस दीजिए। जब भी उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही है तब आप उसको डिजिटल डिवाइस दीजिए। बाकी समय आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा डिजिटल डिवाइस से दूर रहे, स्पेशली जब बच्चा होमवर्क कर रहा है उस समय आप उसकी डिजिटल डिवाइस जिस कमरे में हो उस कमरे में, तो जिस कमरे में बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसमें डिजिटल डिवाइस होनी नहीं चाहिए उस समय, ताकि वरना क्या हुआ बच्चा इधर पढ़ रहा है या टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, नोटिफिकेशन आया तुरंत ऑन कर लिया। और अगर ऐसा लगता है बहुत ही ज़रूरी है, मुझे बीच बीच में नोट्स रेफर करने पड़ते हैं, होमवर्क चेक करना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने नोटिफिकेशन सारे ऑफ करो, चाहे वो फेसबुक के हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, चाहे व्हाट्सएप के हो। बिकॉज एक नोटिफिकेशन आता है आप उस मोबाइल को खोल लेते हो और फिर उसके अलावा आप आधे घंटे पता नहीं कब बता देते हो, मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब भी बच्चा लैपटॉप में मोबाइल यूज़ कर रहा है तो हमेशा उसकी स्क्रीन आपको विजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है और स्क्रीन को इधर कैसे करके बैठा हुआ है तो आप देख नहीं, आप दरवाजे से एंटर करो या बाहर से आपको उसकी स्क्रीन दिखनी चाहिए। अगर आपने उसको इतना मार्जिन दे दिया, 5 सेकंड का ही मार्जिन दे दिया कि आप दरवाजा एंटर करके आओगे फिर उसके पीछे जाके खड़े होगे फिर आप उसकी स्क्रीन चेक करोगे, तब तक तो स्क्रीन चेंज होगी। तो ये आपको ऑनलाइन की समय में ध्यान रखना है। और जो दूसरी मैंने बात बोली थी कि आप उसका एक पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स कर दीजिए। और कॉपीज़ में मैं तो जो अपने साथ बच्चों के साथ मेरे साथ बच्चे रहते हैं उनके साथ मैं करवाता हूँ उनकी रोज़ कॉपी में डेट जरूर डलवाता हूँ, ताकि मैं जब शाम को जाऊँ तो मैं देख सकूँ कि आज दिन भर में काम क्या किया तुमने, है ना। वरना बच्चे बोलते मैं पढ़ता रहा हूँ, पुरानी कॉपी दिखा देता, पुराने नोट्स दिखा देता, आपको पता ही नहीं पड़ता कि पुराना क्या था, इतना याद थोड़ी रहता है। तो आप बच्चे की कॉपी में डेट जरूर डलवाएं, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो डेट जरूर डलवाएं कि अच्छा तू 2 घंटे से मैथ्स पढ़ रहा है तो मुझे कॉपी में दिखा दे सवाल तूने कितने किए। तो एक उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट मुझे इस तरह से चेक करेंगे, तो थोड़ी सी उसकी जो डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना है वो उसकी कम हो जाएगी। जी, थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन था जो मेरे पास यूजुअली आता है, बच्चों की तरफ से आता है कि सर मैं पढ़ना तो चाह रहा हूँ, है ना, पर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में और कुछ समय बाद में चीज़ें भूल जाता हूँ। तो बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर कंसंट्रेट होके कैसे पढ़ा जाए, तो सर उस बारे में सर कुछ इनपुट्स दें अपने। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस कैटेगरी के बच्चे से ने पूछा है क्वेश्चन, ये 7th क्लास के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है या IIT JEE के बच्चे ने पूछा है। लेकिन मैं एक ब्रॉड जवाब देता हूँ। मैं अगर मेडिकल और IIT के हिसाब से बात करता हूँ तो देखिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसके पीछे रीज़न एक तो है कि आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे चल रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसंट्रेशन हमेशा है ना, कई बार हम क्या होता है कि काम करते हैं मल्टी स्किलिंग करने की कोशिश, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मोबाइल पे बात भी कर लूँ और टाइपिंग भी कर लूँ, मैं कार भी चला लूँ और मोबाइल में बात भी कर लूँ। तो पढ़ाई में तो बिल्कुल मल्टीटास्किंग नहीं चलेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर मोबाइल दूर होना चाहिए ताकि आप फोकस होकर पढ़ाई कर सकें। और एक कुछ टेक्निक्स आती है जैसे पौधे मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ऐसी टेक्निक आती है, उसमें भी वो भी ये कहती है कि आप एक बार में 20 मिनट या 25 मिनट आप लगातार कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और उस कॉन्सेंट्रेशन के समय आप मोबाइल सबको दूर रखिए। और फिर आप जब वो 20 मिनट 25 मिनट आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ऐसी भी कुछ टेक्निक्स है जिनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। और जनरली बच्चों का फोकस इसलिए भी गड़बड़ हो रहा होता है कि एक तो डिस्ट्रैक्शन है, दूसरी बात ये हो रही होती है कि हम स्पेशली जो बच्चे नीट या IIT तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो बहुत बार ये कहते हैं कि हमारा बैकलॉग खत्म नहीं होता। बिकॉज जैसे मैं कई बार अपने यहाँ बच्चों को देखता हूँ, उनका मान लीजिए एक टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में, IIT JEE की तैयारी कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास में चल रहा है, लेकिन वो बच्चे ने इससे पहले मान लीजिए प्रोग्रेशन चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन प्रोग्रेशन चैप्टर का उसका होमवर्क नहीं हुआ। तो अब बच्चा क्या कर रहा है,
जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर चल रहा है तो क्वाड्रेटिक तो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका होमवर्क नहीं कर रहा। अब वो होमवर्क जो कर रहा है वो बैकलॉग निपटा रहा है प्रोग्रेशन का, और प्रोग्रेशन का भी पूरा बैकलॉग नहीं कर पाएगा। इधर क्वाड्रेटिक का बैकलॉग बिल्कुल तैयार हो गया, जब अगले चैप्टर में मूव करता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मूव करता है, तो क्वाड्रेटिक का भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया, इसके बाद प्रोग्रेशन का भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया। तो आप जो करंट टॉपिक पढ़ रहे हो उसका तो होमवर्क कर नहीं रहे, पिछले वाले चैप्टर का होमवर्क कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका पिछला वाला चैप्टर जो बर्बाद होना था वो तो हो ही गया, आप करंट चैप्टर को बर्बाद किए जा रहे हो। तो मेरा हमेशा बच्चों से कहना होता है कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया, किसी भी वजह से छूट गया, आप बीमार हो गए थे, जनरली यही होता है कि बच्चे का 2-3 दिन तबीयत खराब होगी और एक बार उसकी क्लासेस छूट गई तो उसका नोट्स पेंडिंग हो जाते हैं, होमवर्क पेंडिंग होता है, फिर पेंडेंसी की फिर लिस्ट लग जाती है। तो अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ दें, उसके पीछे ना पड़े। ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ठीक हो गए, जब आप फुल ना कंप्लीटली मेंटल और फिजिकल स्टेट में आ गए, फिटनेस स्टेट में आ गए, तो जो आपका जो इस समय चल रहा है उसको पकड़ के रखिए। आप पिछले वाले पकड़ने के चक्कर में आप करंट को भी छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम करके रखेंगे तो बनता रहेगा। और दूसरी बात है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार बच्चों को देखा गया है कि करंट जो चैप्टर चल रहा होता है उसको नहीं करके बैकलॉग कर रहे होते हैं। और एक मेमोरी का एक बारे में एक रिसर्च जो बोलती है, अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है, अगर आपने उस शाम तक अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो 80% चीज़ आप भूल जाते हो। और अगर आपने उसको एक बार शाम को, मान लीजिए 2 घंटे की क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा और अगर आपने उसको 15 मिनट भी या 20 मिनट पे रिवाइज कर लिया तो आपकी वो होता ना कि वो एक 80% आपको वो चीज़ याद रहती है, रिटेन कर पाते हो। तो अभी क्या कर रहा है बच्चा, इमीडिएटली पढ़ने के बाद रिटेन नहीं कर रहा। अब रिटेन नहीं कर रहा है, उसको आप रिकॉल करोगे 10 दिन बाद, तब तक वो आपके दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो वो एक तरह से मान लीजिए दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। लेकिन अगर आज अगर आप 20 मिनट निकाल लेंगे उसको याद रिवाइज करने के, तो आपको 2-4 दिन में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। एक आर्मी में भी एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप शांति के समय खून बहाते हैं ना, पसीना बहाते हैं, उतना युद्ध के समय कम खून बहाना पड़ेगा। तो दिस इज योर पीस टाइम। अभी आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी जो सब्जेक्ट टाइम मांगता है उसमें रिवाइज कर लिया, सॉल्व एग्जाम्पल जो सर ने कराए थे उनको कॉपी में करके देख लिया। तो आप जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको होमवर्क ट्राई कर रहे होंगे तो आपको उतनी कम तकलीफ आएगी, उतना कम आपको, है ना, जोर आएगा और आप बहुत कंफर्टेबली कर पाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया है कि बच्चों को जो पढ़ाया गया है उसको सेम डे पे ही रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि बाद में स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना आए। सर एक लास्ट सवाल और मैं पूछना चाहूँगा जो कि पेरेंट्स की तरफ से आता है कई बार कि ऐसा होता है कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया, मान लो जैसे कोटा में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें कम मार्क्स आ गए बच्चे के, तो बच्चा क्या करता है, अगला एग्ज़ाम नहीं देता है, स्किप करने की कोशिश करता है। बच्चा पेरेंट्स को बोलता है कि मैं ये वाला एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अगर मान लो वो रीज़न ये बताता है बच्चा कि मान लो अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा वापस मार्क्स कम आए तो मेरी क्यूमुलेटिव कम हो जाएगी और क्यूमुलेटिव कम हुई तो मेरा बैच सफल होकर मैं नीचे वाले बैच में आ जाऊँगा, तो वो एग्ज़ाम स्किप करने की कोशिश करता है जो कि सही नहीं है। तो सर इस बारे में स्टूडेंट को या पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एग्ज़ाम स्किप करना ना एक विशेष साइकिल होता है। एक बार अगर आपने एक एग्ज़ाम स्किप कर दिया तो अगले एग्ज़ाम के लिए आप दोबारा फिर एक्सक्यूज़ बन जाएगा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। कई बच्चे तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर बीमारियां मैंने मेरे अनुभव से जो देखी वो साइकोलॉजिकल होती है ना। वही बच्चा शाम को आराम से ऊपर छत पे क्रिकेट खेलने चला जाता है, ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने चला जाता है, लेकिन सुबह उसके पेट में दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। तो एग्ज़ाम स्किप कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत डायर, है ना, हेल्दी, है ना, हेल्थ वाले ग्राउंड्स नहीं हुए, आपका टॉपिक तैयार नहीं हुआ, ये इट्स नॉट बिकम अ ग्राउंड। बिकॉज ये IIT और NEET की तैयारी ऐसी है जिसमें हमेशा कभी भी आप 100% तैयार होकर तो नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई टॉपिक कमज़ोर होगा, कोई टॉपिक आप टच नहीं कर पाए होंगे। लेकिन ये टेंडेंसी कि मैं एग्ज़ाम स्किप कर दूँ, ये बड़ी खतरनाक है। तो एग्ज़ाम तो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करें कि नंबर लाने अच्छे लाने। तो अगर आप एग्ज़ाम के पहले अगर आपके घर में कोई मम्मी पापा से आप डिस्कस कर सकते हैं या कोई बड़ा भाई बहन हो या उससे डिस्कस कर सकते हैं, आपका एक फॉर्मल वाइवा ले लिया जाए उस टॉपिक का, जिस टॉपिक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक अलग, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें लग रहा है हमें सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब कोई पूछता है तो अच्छा यार ये तो मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं,
कई बार होता है ना, बच्चे आते हैं बोलते हैं पेपर देने के बाद, वो मेरे से इतनी सारी सिली मिस्टेक्स होगी सर, है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने आता था सर, मैंने आते आते गलत कर दिया। तो ये बच्चों के साथ क्यों होती है सिली मिस्टेक? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की प्रैक्टिस का अभाव है, और बच्चे की प्रैक्टिस का अभाव है, और बच्चे की टाइम बाउंड प्रैक्टिस का अभाव है। एक तो है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, अब आप बहुत लेजर वे में कर रहे हैं, पहला सवाल किया अच्छा हो गया, दूसरा सवाल किया हो गया, चलो यार अब तीसरा सवाल से आते थे, भूख लग रही, चलो घूम के आते हैं, फ्रिज में कुछ खा पी के आ गए, है ना, भाई छोटे भाई बहन के साथ मस्ती कर ली, फिर तीसरा सवाल करने बैठे, हो गया। तो ये से सवाल हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है, घड़ी चल रही होती है आपके सिर पे, टक 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 टक, वहाँ पर एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और टाइम बाउंड आपको सवाल करना है, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो करी है वो तो टाइम बाउंड करी नहीं। तो बेसिकली ये वही वाली बात होगी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है, इंडिया को क्रिकेट मैच खेलना है और एस्ट्रो टर्फ पे खेलना है, और आपने प्रैक्टिस कर ली कि ग्रास के ग्राउंड पे कर ली, तो आपके बॉल के स्विंग्स ही नहीं मालूम पड़ेंगे आपको। तो जो आपका एक्चुअल मैच है, सिमुलेशन भी वैसा ही होना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस भी एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप उस प्रेशर को, उस एंजाइटी को आप घर पे फील कर सकें, तभी आप एग्ज़ाम में आपके जो चांसेस होंगे मिस्टेक्स के, वो मिनिमाइज कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और आप एग्ज़ाम में अगर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। सर को मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना समय देने के लिए। हाँ, थैंक यू सर। और कोटा से जुड़ी अपडेट्स के लिए, एजुकेशन अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।